वेदिकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने झारखंड की जनजातियों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। इन्हें देखकर पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ये किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, एकदम तथ्यों और आंकड़ों से भरे हुए। हाँ बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी है। लेकिन हमारा इरादा है इन तथ्यों के पीछे की कहानी को समझना। झारखंड को मतलब जनजातियों की भूमि क्यों कहा जाता है? यहाँ की लगभग 26-27% आबादी आदिवासी है, जो बहुत बड़ी संख्या है ना? बहुत बड़ी संख्या है, और जो बात इसे और भी आकर्षक बनाती है वो है इस आबादी के अंदर की विविधता। यहाँ 32 अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं। 32? हाँ, और उनमें से भी 8 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। तो ये दिखाता है कि आदिवासी कोई एक पहचान नहीं है, बल्कि इसके भीतर कई परतें हैं। सबकी अपनी अपनी कहानियां और अपनी अपनी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़ी और प्रमुख जनजातियों से शुरू करते हैं। नोट्स में सबसे पहले संथाल जनजाति का जिक्र है। ये झारखंड की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है। हाँ, और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, उनकी आजीविका खेती और जंगल से मिलने वाले उत्पादों पर टिकी है। ये एक ऐसा सूत्र है जो हमें लगभग हर जनजाति की कहानी में मिलेगा। जंगल और जमीन से उनका रिश्ता सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये उनकी संस्कृति का, उनकी पहचान का केंद्र है। इसी कड़ी में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा। मुंडा जनजाति का नाम आते ही बिरसा मुंडा का नाम अपने आप जहन में आ जाता है। ये नाम इतना बड़ा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक विद्रोह की कहानी थी या इससे भी कुछ ज्यादा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे उलगुलान यानी महान हलचल कहा जाता है, वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह नहीं था। ये उनकी पूरी जीवन शैली पर हो रहे हमले के खिलाफ एक लड़ाई थी, और इस हमले का केंद्र थी उनकी खूंटकट्टी प्रथा। खूंटकट्टी प्रथा, नोट्स में इसका जिक्र है। इसे सामुदायिक भूमि स्वामित्व प्रणाली बताया गया है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये आज की जमीन की खरीद बिक्री से कैसे अलग है? इसे ऐसे समझिए, आज हम जमीन के एक टुकड़े को खरीदते बेचते हैं, वो एक वस्तु है। लेकिन खूंटकट्टी प्रथा में जमीन पूरे समुदाय की सामूहिक विरासत होती थी, उसे कोई एक व्यक्ति बेच नहीं सकता था। अच्छा। तो इस जमीन को बाजार से और बाहरी शोषण से बचाने का एक सामाजिक कवच था। जब अंग्रेजों ने व्यक्तिगत लगान व्यवस्था लागू की तो उन्होंने सीधे इसी कवच पर हमला किया। बिरसा मुंडा का उलगुलान इसी कवच को बचाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। यानी जमीन का सवाल उनकी पहचान और अस्तित्व के सवाल से सीधे जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। ये बात तो साफ हो गई। अच्छा, संथाल और मुंडा के अलावा उरांव, हो और खड़िया जनजातियों का भी जिक्र है। क्या इनमें भी कोई खास बात है? दिलचस्प बात यह है कि ये सभी जनजातियां कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन उनके तरीके और पैमाने अलग अलग हैं। जैसे संथाल और मुंडा बड़े पैमाने पर बसे हुए किसान हैं, वहीं उरांव जनजाति, जो कुरुक भाषा बोलती है, वे भी खेती में बहुत आगे हैं। लेकिन जब हम खड़िया जनजाति की बात करते हैं तो उनका जीवन आज भी जंगलों के भीतर कंदमूल और शिकार पर ज्यादा निर्भर करता है। ये हमें दिखाता है कि जनजाति कोई एक जैसी श्रेणी नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक छोर पर बसे हुए किसान हैं तो दूसरे पर जंगल पर पूरी तरह निर्भर समुदाय। और इसी स्पेक्ट्रम के सबसे हाशिए पर शायद वो 8 समूह हैं जिन्हें पीवीटीजी कहा गया है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। जब मैंने नोट्स में इनके बारे में पढ़ा तो मुझे ये बात चौंकाने वाली लगी कि आज भी कुछ समुदाय घटती आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक अस्तित्व का संकट है। बिल्कुल, ये एक अस्तित्व का संकट ही है। पीवीटीजी का दर्जा देने के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। ये वे समुदाय हैं जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं। उनकी आबादी या तो स्थिर है या घट रही है। वे आज भी जीने के लिए शिकार और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करने जैसे आदिम तरीकों पर निर्भर हैं। जैसे बिरहोर, असुर, ये नाम दिए गए हैं। हाँ, बिरहोर, असुर, सबर, कोरवा, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं। इनकी भाषाएं, इनकी संस्कृति, इनका पूरा अस्तित्व आज खतरे में है। ये जानना बहुत गंभीर है। इन समुदायों का अपना एक समाज भी तो होगा, अपनी व्यवस्थाएं होंगी। नोट्स में गोत्र प्रणाली और अपनी पंचायत का जिक्र है। ये कैसे काम करता है? इनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत और व्यवस्थित है। हर जनजाति कई गोत्रों में बंटी होती है, और एक बहुत सख्त नियम है कि कोई भी अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकता। अच्छा, अपने गोत्र के बाहर ही शादी करनी होती है? हाँ, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा नेट है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि रिश्तेदारी और सहयोग का दायरा सिर्फ एक छोटे समूह तक सीमित न रहे,
बल्कि पूरे समुदाय में फैले। और उनकी अपनी पंचायतें भी हैं, जिनमें मांझी और पाहन जैसे मुखिया होते हैं। पाहन को धार्मिक प्रधान बताया गया है। इसका मतलब है कि उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन के फैसले लेने की अपनी एक पूरी व्यवस्था है। हाँ, और ये दिखाता है कि ये समुदाय केवल बिखरे हुए समूह नहीं है। उनके अपने कानून, नियम और शासन की प्रणालियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। और जब हम उनके धर्म की बात करते हैं तो वो भी प्रकृति से गहराई से जुड़ा है। सिंगबोंगा का जिक्र है। हाँ, सिंगबोंगा को उनका सबसे बड़ा देवता माना जाता है, जो सूर्य का प्रतीक है। इसके साथ ही धरती माता और गांव के देवी देवताओं की पूजा होती है। और पूजा की जगहों को सरना स्थल या जाहिर थान कहा जाता है। ये किसी मंदिर या मस्जिद जैसा नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। ये अक्सर पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट या उपवन होता है। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है। मैंने खुद देखा है कि कैसे एक आदिवासी गांव में कोई भी व्यक्ति सरना स्थल के पेड़ों की एक टहनी भी नहीं तोड़ता। उनके लिए वो देवता का घर है। ये सम्मान हमारी शहरी सोच से बहुत अलग है, जहां हम प्रकृति को बस एक संसाधन की तरह देखते हैं। और ये सम्मान उनके त्योहारों में भी साफ झलकता होगा। बिल्कुल। सरहुल, सोहराय, कर्मा, ये सिर्फ उत्सव नहीं लगते, बल्कि प्रकृति के चक्र के साथ उनके जीवन के तालमेल का जश्न लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सरहुल वसंत का त्योहार है, जब साल के पेड़ों पर नए फूल आते हैं। ये प्रकृति के नए जीवन का उत्सव है। और सोहराय? सोहराय फसल कटने के बाद मनाया जाता है। उसमें वे अपने मवेशियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने खेती में उनकी मदद की। अच्छा। और कर्मा भाई बहन के रिश्ते और अच्छी फसल की कामना का पर्व है। हर त्योहार उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का दर्शन। ये दर्शन उनकी कला में भी दिखाई देता होगा। नोट्स में छऊ, संथाली और पाइका जैसे नृत्यों का जिक्र है, साथ ही दीवार पर की जाने वाली चित्रकला और लकड़ी धातु के शिल्प का भी। जरूर। छऊ एक बहुत ही ऊर्जावान और नाटकीय नृत्य है जिसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। पाइका एक मार्शल आर्ट जैसा नृत्य है। और दीवारों पर की जाने वाली सोहराई कला तो सीधे सीधे प्रकृति से प्रेरित होती है। लेकिन यहाँ एक और बात समझने वाली है। ये जो कला है, ये सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है। लकड़ी पर नक्काशी या धातु की ढलाई, ये सब उनकी अर्थव्यवस्था का भी एक अहम हिस्सा है। उनकी संस्कृति और उनकी आजीविका एक दूसरे में इस तरह गुंथी हुई हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। चलिए अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जाहिर है कि ये खेती और जंगल पर आधारित है। नोट्स में धान और मक्का जैसी फसलों के साथ साथ महुआ, तेंदुपत्ता और लाख जैसे वन उत्पादों का भी जिक्र है। और ये सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं है, ये एक पूरी जीवन दृष्टि है, जहां आधुनिक अर्थव्यवस्था निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन पर आधारित है, मतलब ज्यादा से ज्यादा निकाल लो। वहीं ये जीवन शैली सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस पर टिकी है। सही बात है। जंगल उनके लिए कोई सुपरमार्केट नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता यानी लिविंग एंटिटी है, जिसका सम्मान करना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। और शायद यही वैचारिक अंतर टकराव की वजह भी बना। जब बाहरी दुनिया, चाहे वो साहूकार हों या अंग्रेजी हुकूमत ने, उनके जंगल और जमीन को सिर्फ एक संसाधन की तरह देखना शुरू किया, तो संघर्ष होना लाजमी था। बिल्कुल। इसी जमीन और जंगल के रिश्ते पर जब हमला हुआ, तो हमें इतिहास के कुछ सबसे बड़े आदिवासी विद्रोह देखने को मिले। हमने बिरसा मुंडा के उलगुलान की बात तो की, लेकिन उससे भी पहले 1855-56 का संथाल विद्रोह हुआ था, जिसे संथाल हूल कहते हैं। हाँ, इसका भी जिक्र है नोट्स में। इसके अलावा कोल विद्रोह भी हुआ। ये सिर्फ जमीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बचाने की लड़ाई थे। वे अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपने जीने के तरीके को बचाने के लिए लड़े। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ जमीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बचाने की लड़ाई थे? निश्चित रूप से ये अपनी अस्मिता और स्वायत्ता का संघर्ष था। और इसी लंबे संघर्ष की विरासत में हमें आज कुछ कानूनी सुरक्षा कवच देखने को मिलते हैं। जैसे नोट्स में वन अधिकार अधिनियम 2006 का जिक्र है। हाँ, ये कानून ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की कोशिश है। ये स्वीकार करता है कि जो समुदाय पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, उनका उस जंगल के संसाधनों पर पारंपरिक अधिकार है। एकलव्य आवासीय विद्यालयों का भी उल्लेख है, जो आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हैं। ये सब सरकारी पहलें इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश लगती हैं। हाँ, ये संवैधानिक और कानूनी उपाय उसी संघर्ष की देन है। इन योजनाओं का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना और इन समुदायों को विकास की मुख्य धारा में लाना है, साथ ही उनकी खास पहचान को भी बचाए रखने की कोशिश करना है।
हालांकि इन योजनाओं को जमीन पर लागू करना अपने आप में एक अलग और जटिल कहानी है, जिसमें अक्सर कई चुनौतियां आती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन नोट से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि झारखंड का आदिवासी समाज बहुत विविध और परतदार है। यहाँ संथाल जैसी बड़ी कृषि प्रधान जनजातियां हैं, तो वहीं बिरहोर जैसे पीवीटीजी समूह भी हैं जो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनका पूरा जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका धर्म, उनके त्योहार, सब कुछ प्रकृति के साथ गहरे तालमेल पर आधारित है। उनके सर्वोच्च देवता सिंहमूंगा हैं और पूजा स्थल सरना स्थल जैसे पवित्र जंगल हैं। और हमने ये भी देखा कि जब इस जीवन शैली पर हमला हुआ तो उन्होंने उलगुलान और हूल जैसे आंदोलनों के जरिए जबरदस्त प्रतिरोध भी किया। वाकई ये नोट सिर्फ तथ्य नहीं बताते बल्कि अस्तित्व, संस्कृति और संघर्ष की एक पूरी कहानी की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये झारखंड के आदिवासी समाज की जटिलताओं को समझने के लिए एक शानदार शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल। और ये आगे सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? हमने देखा है कि एक तरफ वनाधिकार अधिनियम जैसे आधुनिक कानूनी ढांचे हैं जो सरकार ने बनाए हैं, और दूसरी तरफ मांझी और पाहन वाली उनकी अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था है जो सदियों से चली आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों व्यवस्थाएं जमीन पर एक दूसरे के साथ कैसे काम करती हैं। क्या वे एक दूसरे का साथ देती हैं या उनमें अक्सर टकराव होता है? असली चुनौती शायद इसी तालमेल को बिठाने में है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।